हेलो। तो आज का टॉपिक है एटमॉस्फेयर। आज हम लोग एटमॉस्फेयर को पढ़ेंगे बहुत अच्छा से। एटमॉस्फेयर क्या होता है? बहुत ही आसान और समझने वाला टॉपिक है, आपको समझ में आना चाहिए कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। तो हम लोग का जो जमीन है, हमारा जमीन, वो हवा की गिलाफ से घिरा हुआ है, लाइक ब्लैंकेट के जैसा। उसी को कहते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई एयर। एयर दिख रहा है लाइक किसके जैसा? लाइक ब्लैंकेट के जैसा। ब्लैंकेट इज कॉल्ड एटमोस्फेयर, से हम लोग एटमोस्फेयर कहते हैं। बात समझ में आया? अब एटमोस्फेयर चूंकि एयर से घिरा हुआ है और एयर में बहुत सारा गैसेस भी आता है। एयर में क्या आ गया? गैसेस आई है। और कुछ मेजर गैस होते हैं, जैसे कि मेजर गैसेस में के अलावा क्या आएगा? जैसे कि मान लीजिए N2 मतलब नाइट्रोजन 78% लगभग। ओ ऑक्सीजन 72%, सॉरी 21%। एंड CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं 0.03%। आर्गन वगैरह भी आता है इसके अलावा, और बहुत सारा छोटा छोटा आएगा उसका है, तो आपका जाएगा 0.93%। तो ये मेजर गैसेस है, ये ज्यादा निदान पाया जाता है। उसके अलावा और भी गैसेस पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर वेपर रहता है, गैस के अलावा वेपर भी आता है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि ये एटमोस्फेयर जो होता है उसका कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, एटमोस्फेयर का स्ट्रक्चर है कि एटमोस्फेयर की बनावट कैसी है, कहाँ से एटमोस्फेयर को शुरुआत हुआ। तो एटमोस्फेयर सबसे पहले ये हम लोग का अर्थ है। अर्थ या फिर लैंड किसी को कहेंगे, तो अर्थ जो है वो यहाँ पे आया, यहाँ से आया। ठीक है, ये 21% इसको ऑक्सीजन मान लेंगे, 78% नाइट्रोजन, और उसके अलावा 1% जो होता है वो छोटे छोटे गैसेस जो होता है वो 1% का आपका आता है, 1%। इसके अलावा जो ये जमीन से घिरा होता है, ये जमीन से हवा से घिरा हुआ है, तो ये लगभग पूरा जो है ना 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लेकिन 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन हम लोग का जो स्पेस स्टार्ट होता है वो 100 किलोमीटर से स्पेस स्टार्ट होता है। स्पेस जो स्टार्ट होता है वो कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर में स्पेस हम लोग का क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। अब इसका बाकी है, इसमें क्या स्ट्रक्चर, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर को हम सबसे पहले कि एक इमेजिन करके पढ़ेंगे कि हम लोग एक गुब्बारे में बैठे हुए हैं और गुब्बारे में बैठ के आस्ते आस्ते उड़ रहे हैं, और उड़ते उड़ते हम लोग को पता चलेगा कि किस किस लेयर में हम लोग पड़े हुए हैं, कहाँ पर हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, वहां का क्या क्राइटेरिया है, वहां का क्या स्पेशलिटी है, उसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि ये है हम लोग का एक लेयर बना दिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये पांचवा, है ना। पांचों लेयर हम लोग बनाते हैं। अब ये चूंकि लेयर है और इसी लेयर को स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर कहते हैं। इस लेयर का नाम है, इसका हाइट होता है, इसमें क्या क्या फर्क होता है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले गुब्बारा उड़ा, उड़ते उड़ते वो लगभग कितना 12 से 18 किलोमीटर के अंदर में पहुंचा, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? ट्रोपोस्फीयर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है इसको। इसको कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर में क्या है कि हम लोग गुब्बारे में आए तो हम लोग को पता चला कि यहाँ पर आए ना, तो जैसे जैसे हम लोग का हाइट बढ़ रहा है, यानी गुब्बारे से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग को पता चल रहा है कि वहां पर गर्मी हम लोग को हल्का कम लग रहा है। इसे यही बता दें कि ट्रोपोस्फीयर में जो होता है हर 165 मीटर में, हर 165 मीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो कम हो जाता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? कम होता है। इसीलिए बताया जाता है कि कलकत्ता के मुकाबले में दार्जिलिंग में कम गर्मी पाया जाता है, क्योंकि दार्जिलिंग क्या है? हिलिंग एरिया है। दार्जिलिंग हिलिंग एरिया है। यहाँ पर सारा मौसम का चेंजेस होता है, ऑल वेदर फेनोमिना यहाँ पर होता है। वेदर फेनोमिना सारा यहीं पर एग्जिस्ट करता है। वेदर फेनोमिना
ये जो जैसे कि तूफान हो गया, बारिश हो गया, है ना, साइक्लोन हो गया, वो सब ट्रोपोस्फीयर में ही आता है। इसी को कहते हैं हम लोग वेदर फेनोमेना। एक बात है कि इसमें देखो, हर 165 मीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है। तो इसी चीज को अगर हम लोग किलोमीटर में डिफाइन करेंगे ना, उसको कहते हैं हम लोग लैप्स रेट। क्या कहते हैं उसे? उसे लैप्स रेट कहा जाता है, लैप्स रेट। और ये लैप्स रेट जो है वो क्या हो जाता है? लैप्स रेट, ये जो लैप्स रेट है इसे कहते हैं 16.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो इसमें लैप्स रेट कहलाता है। मतलब इसी चीज का है कि 1 किलोमीटर में कितना डिग्री हो जाता है, घट जाता है। तो ये आपका 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब इसके बाद ये आखिरी पॉइंट जिसका होता है, ट्रोपोस्फीयर का जो आखिरी पॉइंट होता है उसे कहते हैं ट्रोपोपोज। आप याद रखेंगे कि हम इसको बार बार नहीं लिखने वाले। ये ट्रोपोपोज क्यों हो गया? क्योंकि ये आखिरी पॉइंट कहलाया ट्रोपोपोज। पोज किसे कहते हैं? पोज माने क्या होता है? रुक जाना। तो इसी तरह से ट्रोपोस्फीयर जहां पे खत्म होगा वो आपका मतलब रुक गया होगा, मतलब पोज होगा, ट्रोपोपोज। उसी तरह से स्टेटोपोज होगा, उसी तरह से मेसोपोज होगा, फिर थर्मोपोज होगा, फिर क्या होगा? एक्सोपोज होगा। तो इस तरह से ये पोज कहलाते रहते हैं। तो अब हम इसको लिखेंगे ना, ये इसी में पोज के बारे में आप समझ जाइए कि जहां पर ये खत्म हो जाता है। अब उसके बाद हम लोग बैलून से सीधा ऊपर उठेंगे। वो जैसे ऊपर उठे हम लोग क्रॉस किए किस चीज को? ट्रोपोस्फीयर को क्रॉस किए, पहुंचे कहाँ? स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ पहुंचे? स्ट्रेटोस्फीयर। और स्ट्रेटोस्फीयर भी जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में जानेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है इसका जो हाइट होता है ना वो 50 किलोमीटर तक होता है, 50 किलोमीटर के अंदर तक। ठीक है, 12 से 50 या फिर 18 से 50 मान सकते हैं, ये 50 किलोमीटर तक अंदर तक का होता है। यहाँ का क्लाउड फ्री एरिया है, मतलब यहाँ पर कोई तूफान, किसी तरह का तूफान, ना ही बारिश, ये कुछ नहीं आता यहाँ पे। यहाँ सिर्फ पूरे तौर पर यह क्लियर मौसम रहता है। इसीलिए जो सारा क्लियर मौसम होता है, इसीलिए यहाँ पर जहाज, जेट, है ना, एरोप्लेन वगैरह यहाँ पे चलता है। इसकी वजह से यहाँ पर क्लाउड फ्री एरिया है। क्या है? क्लाउड फ्री एरिया है, इसीलिए यहाँ पे जेट वगैरह, जेट हो गया, इसके अलावा एरोप्लेन, एरोप्लेन वगैरह यहाँ पे चलता है। इसका सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर एक और लेयर पाया था, लगभग 35 किलोमीटर के अंदर, 35 से 50 किलोमीटर तक एक और लेयर पाया था, जिसका नाम क्या है? ओजोन स्फीयर। नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ओजोन स्फीयर, जिसको हम लोग O3 से डिनोट करते हैं, ओजोन स्फीयर। ओजोन स्फीयर जो होता है ये हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूरज से आने वाला जितना भी रे होता है, चाहे इंफ्रारेड रे हो, एक्सरे हो, या फिर यूवी रे हो, मतलब अल्ट्रा वायलेट रे, तो ये अल्ट्रा वायलेट रे को क्या करता है? इसको छान करके भेजता है, छन्नी की तरह। ठीक है ना? जैसे हम लोग चश्मा पहनते हैं आंख में, जैसे कि हम लोग को आंख है क्या ना लगे, गर्दा वगैरह ना पड़े, उसी तरह से ये मान लो हम लोग का जमीन जो है चश्मा पहना हुआ है ओजोन स्फीयर, ताकि उसमें गंदगी चीज जो होता है, हम लोग नुकसानदार चीज वहां पर जो हार्मफुल है वो नहीं पहुंच सके। यानी हार्मफुल कौन सा है? तो अल्ट्रा वायलेट रेज हम लोग के लिए बहुत हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है? क्योंकि ये हम लोग का स्किन कैंसर कर सकता है, पेड़ पौधों को नुकसान करता है, फसल को बर्बाद कर देता है। इसीलिए ये हम लोग को नुकसान करते हैं, ये छान करके भेजता है। अभी हम इसको पढ़ेंगे ओजोन लेयर के बारे में बहुत डिटेल में। ओजोन लेयर बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद आप जैसे फिर गुब्बारे में हम ये पोस्ट, यहाँ तो फिर पता चलेगा आपको ये स्टेटोपोज क्या रहेगा। जैसे ही पहुंचेंगे तो वहां पर आएगा मेसोपोज, मेसोपोज, ये फिर सॉरी मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर है, इसका आखिरी पॉइंट को मेसोपोज कहेंगे। मेसोस्फीयर में क्या होता है? ये इसका 80 से लगभग 85 किलोमीटर तक होता है इसका हाइट। और इसमें जो मेट्रियोर होता है ना, मेट्रियोर्स वगैरह यहाँ पे जलते हैं, बर्निंग ऑफ मेट्रियोर्स वगैरह बर्न होते हैं यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पर भी थोड़ा गर्मी आपका ज्यादा नहीं रहता, मतलब माइनस में चला जाता है, इतना कम गर्मी रहता है क्योंकि यहाँ पे -90 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस जो होता है वो पहुंच जाता है, यहाँ पे गर्मी कम होता है। अब इसके बाद आता है थर्मोस्फीयर। थर्मो थर्मोस्फीयर आता है। तो ये थर्मोस्फीयर जो है, नाम से पता चल रहा है यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। थर्मो मतलब गर्म, है ना, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। और इसी के अंदर में एक लेयर पाया था जिसका नाम क्या है? आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर पाया जाता है।
क्योंकि इसमें रेडियो वेव वगैरह का रेडियो वेव रेडियो वेव वगैरह यहाँ पर प्रेजेंस होता है। उसके बाद सबसे आखिरी परत जो होता है वो हम लोग का है एक्सोस्फीयर। ठीक है, एक्सोस्फीयर एक्सोस्फीयर जो एटमोस्फीयर का सबसे आखिरी परत कहलाता है और इसके आखिरी पॉइंट को हम लोग एक्सोपोस कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज में सिर्फ आपको माना जाएगा कि ये जो गैसेस के बारे में ये स्ट्रक्चर ये याद रखना है। उसके अलावा ट्रोपोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर में जिसमें ओजोनस्फीयर मेसोस्फीयर है, बाकी ये है लेकिन ठीक ठाक, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओजोन स्फीयर के बारे में अगर हम लोग पढ़ें कि ओजोन स्फीयर हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है, तो ये हम लोग के छन्नी की तरह काम करता है। कैसी तरह से? छन्नी की तरह से। जैसे कि मान लीजिए ये सूरज, सूरज है, यहाँ से रे निकलता है। उस रे का नाम, रे तो बहुत सारा निकलता है लेकिन एक ही रे का नाम याद रखेंगे जिसका नाम क्या है? यूवी रे। यूवी रे जिसे क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायलेट रे कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अल्ट्रा वायलेट रे। ये हम लोग की बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और पेड़ पौधे के लिए बहुत ही नुकसानदायक। इसको ये छान कर भेजता है, छान कर भेजता है। ये कहाँ आता है? स्ट्रेटोस्फीयर को पार कर देता है। ये नहीं कहलाता है तुम्हारा ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, ठीक है। अब ये ओजोन लेयर जो है हम लोग के लिए कैसे नुकसान करता है ये? क्योंकि इसका हम लोग जो आजकल का यूज करते हैं सबसे ज्यादा, जैसे कि ये नुकसान करता है, ये डायरेक्टली आता है तो हम लोग को क्या होता है? लिप्रोसी, स्किन कैंसर वगैरह कर देता है। तो अब ये हम लोग को ओजोन लेयर जो है, ये जो चन्नी है, ये जो चश्मा है, ये खतरे में है। कैसे खतरे में? तो हम लोग यूज करते हैं एसी, एसी है। इसके अलावा फ्रिज, इसे रेफ्रिजरेटर कहते हैं, है ना, फ्रिज। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा होता है स्प्रे केन, स्प्रे केन। ये ये जो है इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? एसी हो गया, फ्रिज हो गया और स्प्रे हो गया। ये हम लोग को क्या करता है? एक कूलिंग गैस देता है, कूलिंग गैस, जिसे CFC जिसे कहते हैं क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस ये बहुत ज्यादा मिकदार में रिलीज करता है और ये रिलीज करता है जिससे इसको ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि ये रिलीज करता है और ये जा पहुंचता है कहां पर? स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर के, और यही इसको पतला करने में काम करता है। क्योंकि जैसे ही CFC ओजोन से रिएक्ट करता है तो एक क्लोरीन एटम्स, क्लोरीन जो होता है क्लोरीन रिलीज करता है, ठीक है। और ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन ओजोन स्फीयर से जब होता है ना, एक क्लोरीन का एक एटम, सिर्फ वन एटम, अगर क्लोरीन का हम लोग एक एटम ले, सिर्फ क्लोरीन का एक एटम, ये ओजोन का बहुत सारा मॉलिक्यूल को क्या करता है? वो डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से ये दिन पर दिन क्या हो रहा? ये पतला होता जा रहा है। इसीलिए हम लोग को एसी हो गया, फ्रिज हो गया, स्प्रे केन वगैरह जो है हम लोग को कम यूज करना चाहिए ताकि हम लोग इस चीज से बच सके। ये दिन पर दिन किल हो रहा है। लेकिन बताया जाता है कि एक अंटार्कटिक रीजन है, एक अंटार्कटिक रीजन है, अंटार्कटिक रीजन है। इस रीजन में, इस रीजन में ओजोन लेयर में छेद पाया गया, छेद पाया गया। बोले क्या है ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो है ना पोलर एरिया है, मतलब ये ठंडा इलाका है और ठंडा में जो क्लोरीन का एटम है ना वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है और ज्यादा पावरफुल होता है तो वो बहुत ही तेजी से ओजोन को डिग्रेड करता है। इसीलिए यहाँ पर अंटार्कटिक रीजन में ओजोन में क्या पाया गया? होल पाया गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन होल के नाम से जानते हैं, ओजोन होल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारा समझ में आएगा स्ट्रक्चर हम लोग कहाँ कहाँ से बलिंग नोड करके गए हैं और वहां से ये सारा स्ट्रक्चर पता चला। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, ये सारा। उसके बाद ये ओजोन डिप्लेशन कहते होता है। इसके अलावा अभी बचा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग, वो आपको हम फिर पढ़ाएंगे कभी किसी दिन तो बताएंगे। अभी ये लिए अपना काफी। थैंक यू।